जी नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं पीडब्ल्यू के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मेरा ये जो आज का सेशन है, यूपी एपीओ मेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बेटा उनकी तैयारी की जो डायरेक्शन है उससे बदल सकता है। आप कहेंगे अरे सर आए हैं और सर कैजुअली इस बात को कह रहे हैं। नहीं भाई, देखो मैं उन लोगों में से नहीं हूं एजुकेटर के रूप में जो केवल थ्योरी बताते हैं। मैं वो इंसान हूं जिन्होंने एक बार नहीं दो बार बेटा यूपी एपीओ का जो मेंस है उससे क्वालिफाई किया, प्रीलिम्स किया, मेंस किया। हाँ, ये अलग बात है फाइनल सिलेक्शन मैंने भी मिस किया, लेकिन मैं वहां तक पहुंचा जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उस लास्ट स्टेप पर रुक गया जहां मुझे रुकना नहीं चाहिए था। और मैं केवल आज के सेशन में ये नहीं बताने आने वाला हूं कि मैंने क्या किया, मैं ये भी बताऊंगा कि मुझसे क्या मिस हुआ, मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या गलत किया। और वो गलतियां जो अगर आपने रिपीट की तो आप भी तो रुक जाओगे। जहां पर आपका एजुकेटर रुक गया, आपके गुरु रुक गए, तो आप में से बहुत सारे बच्चों का बेटा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, वो तैयारी कर रहे हैं। और आपको भी ऐसा लगता होगा, लगना भी चाहिए कि आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन समझो, आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसने भी कभी ये सोचा, 17 में सोचा, 15 वाला जो एग्जाम 17 में हुआ, 22 में सोचा। मैंने भी तो किताबें फॉलो की होंगी, मैंने भी आंसर राइटिंग की होगी, मैंने भी टेस्ट सीरीज दी होगी, मैंने भी एक नहीं दो बार मेंस लिखा। लेकिन उसके बावजूद अगर मेरा नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया तो उसके पीछे कोई कारण होगा, उसके पीछे मेरे अंदर कोई कमी होगी। तो इसका ही आंसर है बेटा आज का ये पूरा सेशन। आज का सेशन केवल स्ट्रेटेजी से नहीं जुड़ा है, ये आपको एक परफेक्ट सिस्टम देने वाला है। और उस सिस्टम के साथ बेटा मैं आपको वो सच्चाई भी बताऊंगा जो शायद सामान्यतः कोई एजुकेटर नहीं बताता। भाई अपनी कमी कोई क्यों बताना चाहेगा, लेकिन मैं बताता हूं, बताऊंगा भी, क्योंकि मैं मानता हूं सिलेक्शन केवल पढ़ने से नहीं होता है। सिलेक्शन होता है सही चीज को सही तरीके से लगातार करने से। और अगर आपने ये सेशन एंड तक देखा, इस सेशन को सीरियसली फॉलो किया, तो मैं मानता हूं आप केवल मेन से क्लियर नहीं करोगे, आप फाइनल लिस्ट में भी बेटा अपना नाम देखोगे, जो कि हमारा अंतिम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा कि एक बार ही निकालना यूपी एपीओ का मेंस कठिन है। आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसने 2 बार निकाला, इसका मतलब कोई ना कोई तो सफल रणनीति रही होगी, कोई ना कोई तो सिस्टम रहा होगा। क्योंकि बेटा लक से तो यह संभव नहीं, रैंडम स्टडी से तो यह संभव नहीं। तो निश्चित तौर पर जो वो सिस्टम था जिसने मुझे सफलता दिलवाई और जहां मैंने गलती की, वो दोनों ही चीजें बेटा मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे फॉलो करो, आप उसे सफल हो। भाई हमारा क्या प्रयास है कि आप सफल बनूं, ठीक है। तो एक स्मार्ट स्टडी प्लान कोर आइडिया के रूप में आपको देना चाहता हूं, जो मैंने फॉलो किया। सबसे पहला विषय आपको समझना होगा, आपको बेटा रैंडम स्टडी को बंद करना होगा। आप जो भी पढ़ेंगे वो बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे। आप जो भी पढ़ेंगे वो ऐसा पढ़ेंगे रेलिवेंट हो और जिससे आपको सफलता मिल सके। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि एक्चुअल में सिलेक्शन के लिए क्या काम करना है। जो मैंने किया, मैंने सबसे महत्वपूर्ण बेटा ये मुझे बाय गॉड ग्रेस क्लैरिटी थी कि मुझे पीवाईक्यू पे काम करना है। 1982 मुझे आज भी याद है, मेरे पास जो पीवाईक्यू था 1982 से था। 1982 से लेकर मैंने सारे पीवाईक्यू इकट्ठे किए और मैंने हमेशा लिमिटेड सोर्स पर काम किया। मतलब आईपीसी की बहुत सारी किताबें, सीआरपीसी की बहुत सारी किताबें, तो पीवाईक्यू, लिमिटेड सोर्स और लगातार रिवीजन को कंटिन्यू किया। मैं रिवीजन पे आगे भी आपसे बात करूंगा। अगर पीवाईक्यू के एनालिसिस से मुझे यह पता चला, आपको अगर यह पता चल रहा है कि भाई आईपीसी में जर्नल एक्सेप्शन मर्डर से बहुत सारे सवाल आते हैं, सीआरपीसी से बेल हो, अरेस्ट हो, बहुत सारे सवाल आते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, स्टॉपल वगैरह है, कन्फेशन है, बहुत सारे सवाल आते हैं, आए हैं। तो मैं क्यों नहीं तैयार करूंगा। मैंने चुन चुन कर ऐसे टॉपिक निकाले और यकीन मानो बेटा, आपसे कभी मैं अपनी आंसर राइटिंग शेयर करूंगा, बैचेस में मैं करता भी रहता हूं। आपको लगेगा नहीं सर वाकई बहुत क्वालिटेटिवली अच्छा लिखते थे, सर अच्छा लिखते हैं। तो ये आपको करना है कि पीवाईक्यू पे आपको खूब काम करना है। हम कराते भी हैं और आप भले हमारे बैच में हो चाहे ना हो, आपको इसे जरूर इंश्योर करना है। जहां तक बुक्स की बात है, आईपीसी में मैंने बेयर एक्ट को फॉलो किया, केडी गौड़ साहब को फॉलो किया। सीआरपीसी में मेरे पास पिल्लई साहब की बुक थी, बेयर एक्ट तो करना ही था। एविडेंस में बटुकलाल थी, बेयर एक्ट थी। तो गोल्डन रूल ये है कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है अरे बेयर एक्ट का काम प्रीलिम्स तक है, नहीं, बेयर एक्ट तुम्हारे लिए बाइबिल है। तो बेयर एक्ट के साथ केवल एक रेफरेंस बुक रखो, ज्यादा मत रखो भैया, कंफ्यूज हो जाओगे, ओवरलोडेड हो जाओगे, नहीं संभाल पाओगे। दूसरा जो मैंने महत्वपूर्ण काम किया, केस लॉ पर।
हर सब्जेक्ट में मैंने केस लॉ पर काम किया, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो। मेरे पास अपने हर सब्जेक्ट के 30 से 40 केस लॉ थे, साइटेशन के साथ थे, जज के नाम के साथ थे। भले वो एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन अगर मुझे तैयार है, अगर उसका मुझे एसेंस आता है, तो मैं उसे दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकता हूं। उदाहरण के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मैं एविडेंस एक्ट की तैयारी कर रहा, भैया सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर अगर शरद बृद्धि चंद सारदा या जो काशीराम का केस है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम, अगर मैंने नहीं तैयार किया, मुझे नहीं आता, तो किस बात की हम तैयारी कर रहे हैं? आपको बिल्कुल अलग सेगमेंट के रूप में केस लॉ पर काम करना है। जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंडियन एविडेंस एक्ट पर, पीनल कोड पर, बीएनएसएस पर ये 40-50 केस लॉ हैं जिसका मैंने रट्टा मार के रखा है। और मैंने क्या किया अपनी सफलता के लिए? बिना करंट अफेयर के तुम्हारा सिलेक्शन होना नहीं है। 100 की सीधी एक बात, मैंने प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो किया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब है, मतलब 50 साल से चल रही है, और मैं मानता हूं कि अगर प्रतियोगिता दर्पण जैसी किताब को करंट अफेयर के लिए खत्म कर लिया जाए 17-18 महीने, 12 महीने, 15 महीने, जितना आपके पास समय है, वैसे तो मैं मान के चलता हूं कम से कम 1.5 साल का आपको पढ़ना ही चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ने का फायदा है कि वो एक कॉन्क्लूसिव किताब है, उससे बाहर कुछ आना नहीं है। और दूसरा विषय, क्योंकि हमें मेंस में सब्जेक्टिव लिखना है, प्रतियोगिता दर्पण में बेटा हमको सब्सटेंस मिलता है, तो मैंने प्रतियोगिता दर्पण फॉलो की थी, और करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो मेरा बहुत अच्छा गया था। चौथी चीज मैंने क्या की थी? मैंने सेल्फ नोट्स पर काम किया था, और जिसे मैं लगातार अपने बैचेस में बताता हूं, और लगातार बच्चों को जैसे कसम दिलवाई जाती है ना, कसम दिलवाता हूं कि अलग नोट लोगे, आंसर राइटिंग करोगे, मुझे दिखाओगे। तो भैया मैंने सेल्फ नोट्स पर काम किया, जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। मैंने अपने हाथ से सेक्शंस लिखे, उसके कीवर्ड्स लिखे, केस लॉज लिखे, सब कुछ लिखा, क्योंकि जो अंतिम मोमेंट होता है ना, जो आखिरी का 10-15 दिन है, पोथा से पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई आपके सेल्फ नोट से होगी, आपके अपनी हैंड राइटिंग से लिखे हुए जो नोट्स हैं, जिसका आपने रट्टा मारा है, जिसका आपने रिवीजन किया है, जहां आपने गलती की है, जिसको आपने रिव्यू कराया है, वो आपका अपना नोट्स है। तो अंतिम समय में या एग्जामिनेशन हॉल के बाद जब 2 घंटे का समय मिलता है, तो आप पिल्लई साहब को नहीं पढ़ेंगे, आप रतनलाल धीरजलाल को नहीं पढ़ेंगे, आप अपने नोट्स को पढ़ेंगे। तो मैंने भी सेल्फ नोट्स बनाया था, मुझे सफलता मिली। तुम्हें अपने हाथ से अपने नोट्स बनाना है। याद रखना बेटा, ज्यादा पढ़ने से तुम यूपी एपीओ का मेंस नहीं निकालोगे। सही चीज को बार बार पढ़ने से ही तुम अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो। मैंने इसीलिए आपके लिए लिखा, अपने सब्जेक्ट को अपने एजुकेटर के साथ बैठकर बेटा ब्रेक डाउन करो, क्या कोर है, क्या पेरिफेरल है, क्या जरूर पढ़ना है, और अगर समय मिले तो जिसे हम पेरिफेरल करते हैं, क्या उसे बाद में पढ़ना है। सिलेबस को ब्रेक डाउन करो, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। पीवाईक्यू मैंने आपको बताया कितना महत्वपूर्ण है। यूपी के साथ बिहार पर भी काम करो, बड़ा एम्ब्रेला लेकर चलो कि जितना यूपी बिहार में पूछा गया, यूपी एपीओ मेंस के लिए उतना पढ़ेंगे। आपके पास डेली का टारगेट होना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक मुझे क्या करना है, मुझे कितने आंसर्स लिखने हैं, मुझे कितना रिवीजन करना है, मुझे और क्या, मतलब आपका जो पूरा दिन है वो संगठित होना चाहिए। आपकी दैनंदिनी जो है बेटा वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। ये नहीं जो मन में आया पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ा, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको प्रतिदिन का टाइम टेबल बनाना है। ये नहीं कि मैं 2 महीने में ये कर लूंगा, नहीं, आज 24 घंटे में मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस पर काम करूंगा। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, जैसे छोटी सी चिड़िया धीरे धीरे उड़ती है, एक साथ नहीं उड़ती है, धीरे धीरे उड़ती है, और एक समय बेटा ऐसा आता है पूरे आसमान में उड़ती है। मतलब कहने का मतलब है टारगेट हमेशा छोटा होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। मैंने आपके लिए लिखा कि जो आपकी तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो रिवॉल्व करेगी बेटा सिलेबस के इर्द गिर्द, और जो आपके पीवाईक्यू हैं, ऐसा नहीं जो भी मिल गया, जिसने जो भी बता दिया वो पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेंस देना है। मेंस बेटा राइटिंग गेम है, इसकी बात करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मेंस आपने अच्छा नहीं लिखा तो केवल पार्टिसिपेशन करने से नौकरी नहीं मिलती है। वो रियलिटी अब जो बताता हूं कि जिससे आपका जो मेंस एग्जाम है वो डिसाइड होगा। मेंस चूंकि राइटिंग एग्जाम है, मेरा जो पहला वाला अटेम्प्ट था 2015 वाला, सिलेक्शन तो मेरा हो गया था क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा थी, लेकिन मुझे बेटा बहुत अच्छे नंबर नहीं मिले थे, एवरेज मार्क्स मिले थे। सेकंड अटेम्प्ट में 2022 में मुझे ये बात पता थी। सेकंड अटेम्प्ट में खूब आंसर राइटिंग की, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा मेरी तैयारी में जो 2.5, 3 महीने का समय मिला था कि मैंने आंसर राइटिंग पर काम, प्रतिदिन मैं 3 से 4 आंसर लिखता था। और आपको यकीन मानिए, जितना आप लिखेंगे आपको पता नहीं चलेगा, उतनी ज्यादा आपकी संभावना होगी सफल होने की। और जो सबसे ज्यादा इस विषय में मददगार होता है, क्योंकि मैं दिल्ली रहता था उस समय, तो टेस्ट सीरीज,
जैसे ही आपने किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल किया, आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज में लिख के आ रहे हैं, वहां कोई बैठा है आपके आंसर को रिव्यू करने के लिए, वो आपको बता रहा है, आपने फिर से आइडेंटिफाई किया वीक एरियाज को, फिर से रट्टा मारा, फिर से प्रैक्टिस किया, फिर से टेस्ट देने गए। टेस्ट देने से मेरी स्पीड बहुत इंप्रूव हुई, मेरे आंसर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया। तुम लोग कहते हैं गजब आंसर लिखे गुरुजी, अरे गजब नहीं, वो बाय द टाइमिंग व्यक्ति प्रैक्टिस से सीखता है। और जो रियल एग्जाम साइमुलेशन है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, कितना समय देना है, प्रेशर नहीं लेना है, किस टारगेट से आगे बढ़ना है। तो ये तो बेटा टेस्ट सीरीज से आएगा। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड आप लोगों को करूंगा कि आपके पास टेस्ट सीरीज जरूर होनी चाहिए। बहुत सारे यूपीएससी के सफल बच्चों का आप इंटरव्यू पढ़ोगे, एक नहीं, एक दो तीन चार जगह की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बिना बेटा जो आपकी तैयारी है वो इनकम्प्लीट है, यकीन मानो। तो आप देखिए, मैंने आपके लिए लिखा, केवल भैया नॉलेज से काम नहीं चलना, लाख विद्वान हो जाओ, विद्वान होने से एपीओ नहीं बनोगे, आपके पास प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि उसी से तो नंबर मिलेगा। और वो बेटा प्रेजेंटेशन केवल आपकी प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप लिख नहीं रहे हो तो बात भी लग सकती है, लेकिन आपकी तैयारी हो नहीं रही है, आप गलतफहमी में हो। जितना लिखोगे उतनी ज्यादा संभावना है कि अच्छे नंबर से मेंस क्वालिफाई करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आंसर राइटिंग फॉर्मूला, आप कहेंगे अरे सर आपने दो बार मेंस लिखा है, अपना आंसर राइटिंग फॉर्मूला बता दीजिए। जो बैच के बच्चे हैं यूपी एपीओ वाले, उनको पता है भैया, बड़ा जैसे यूपी एपीओ में मैं बार बार कहता हूं, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होती है ना। तो मैं अपने राइटिंग फॉर्मूला को अगर बताऊं तो मेरा जो स्ट्रक्चर था बड़ा फिक्स था। फिक्स कैसे था वो स्ट्रक्चर? ऐसे था बेटा कि जो मैं इंट्रोडक्शन है, जब मैं आपको आंसर राइटिंग देता भी हूं, कंटेंट देता हूं, तो डिमांड और नेचर ऑफ द क्वेश्चन, जो आपको मैं लगातार सिखा रहा हूं 1-1.5 महीने से, डिमांड और नेचर ऑफ द क्वेश्चन को मैंने सेक्शन से जोड़ के इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया, एग्जामिनर को बता दिया तुम्हारे डिमांड को, और जो डिमांड से जुड़ा हुआ सेक्शन नंबर है वो मुझे याद है, मैं समझ गया हूं। फिर बॉडी में आया, हेडिंग दिया, हेडिंग के बाद बेटा बेयर एक्ट लैंग्वेज लिखा, पूरा बेयर एक्ट नहीं लिखा, उसके केवल कीवर्ड्स लिखे, उससे रिलेटेड जो एक बेटा केस लॉ है वो लिख दिया, और कुछ तो ऐसे केस लॉ है मैं कहता हूं तड़का मारो, हर जगह काम देगा। उन सब के साथ मैं कंक्लूजन पे आया, और जो कंक्लूजन दिया वो बिल्कुल बैलेंस दिया। मेरी विचारधारा जो भी हो, मैं किसी कानून से संतुष्ट हो ना हो, मुझे कोई जजमेंट पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन एग्जामिनर के सामने जो मेरा कंक्लूजन और जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। तो डेली 2 से 3 आंसर लिखो। मैं मानता हूं, मैं आपको भी मोटिवेट करता हूं, कई बार मैंने इस बात को कहा है, हम लोग बैचेस में इस बात को इंश्योर भी करते हैं कि अगर आप सही मोड में हो, तैयारी में हो, तो 2 से 3 आंसर रिसर्च करके लिख के रट्टा मार सकते हो, ये आराम से आप कर सकते हो। तो ये याद रखो, जो आपका प्रेजेंटेशन है बेटा उसी से नंबर मिलता है। तो आपको एक बढ़िया हुक के रूप में इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी पार्ट को एक्सप्लेन करना है, एक बेहतरीन कंक्लूजन के साथ आंसर को समाप्त करना है। प्रतिदिन 2 से 3 आंसर लिखो, स्ट्रक्चर और क्लैरिटी के साथ लिखो। एग्जामिनर को लंबा आंसर नहीं चाहिए, उसे ऐसा आंसर चाहिए जो स्ट्रक्चर के साथ बेहतरीन क्लैरिटी के साथ लिखा गया हो। 1200 वर्ड्स के आंसर में भी बेटा आपको 5 नंबर मिल सकता है, और वही आंसर आपने 700 शब्दों में लिखा, जो मैक्सिमम नंबर है 6.5 वो मिल सकता है। अगर 700 शब्दों के साथ स्ट्रक्चर है, क्लैरिटी है, तो जो हाईएस्ट मार्क है यूपी एपीओ का इन अ गिवन क्वेश्चन आउट ऑफ 10 आपको मिल जाएगा। पूरा पन्ना भर के बेटा, जिसे मजदूरों की तरह कहते हैं, एकदम लिख के थक के पसीना हाथ दर्द कर रहा है, नहीं मिलेगा नंबर। वो हम आपको सिखाते हैं, हम आपको लगातार सिखाना है। जहां भी आप पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, आपको अपने स्ट्रक्चर और अपनी क्लैरिटी पर काम करना है। मैं आगे बढ़ता हूं आपको लेकर। मेरी सफलता के पीछे और कौन से कारण थे? जो सबसे बड़ा कारण था वो है रिवीजन। मैं बार बार कहता हूं, पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे, पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे, लौट के बुद्धू घर के हाय वाला, घर को आए वाला हाल हो जाएगा। अगर 12 घंटा पढ़ रहे हो, 6 घंटा रिवीजन करो। 6 नहीं कर सकते हो, 5 घंटा करो। आप कहेंगे अरे हम लोग अपना सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे? अरे मत करो भाई, जितना पढ़ रहे हो वो तो रिटेन करो, जितना लिख रहे हो वो तो रिकॉल करने की स्थिति में रहो। रिवीजन नहीं करोगे, नहीं होगा सिलेक्शन। मैं बार बार कहता हूं ना इस बात को। जब आप पहली बार रिवीजन करते हो तो जो आपने आंसर तैयार किया है, उसे याद किया है, उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग को मिलती है। जब आप दूसरी बार रिवीजन करते हो तो आप उस आंसर, उस कंटेंट, उस स्ट्रक्चर, उस केस लॉ को रिटेन करना शुरू कर देते हो। जब तीसरी बार रिवीजन करते हो तो आप रिकॉल कर लेते हो, इसके बाद ये आएगा, वहां से केस लॉ लेके आ जाऊंगा, इस जज साहब को डाल दूंगा, ये वाला डेवलपमेंट डाल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये कब आएगा? जब बारंबार आप रिवीजन करोगे। याद रखो, अगर रिवीजन नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। मैं और तुम स्वामी विवेकानंद नहीं है, याद रखना।
तो एक जो एवरेज एस्पिरेंट है उसको ध्यान में रख के मैं इस रणनीति को बता रहा हूं। मैं भी आज भी ये करता हूं। बच्चे कहते हैं अरे सर आपको पूरा बियर एक्ट याद है। अरे याद क्या है भैया, रिवीजन कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, ना चाहते हुए भी बोल रहे हैं, तो वो चीजें याद हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अपने टाइम को बेटा एग्जाम के पहले मैनेज करना आना चाहिए। यदि एपी सर आपको कह रहे हैं कि इन अ गिवन क्वेश्चन अगर यूपी एपीओ में आपको 10 सवाल करने हैं, आपके पास 18 मिनट है, तो आपको खुद को सिखाना पड़ेगा। और जो डेली का शेड्यूल है, जो रूटीन है, उसे आपको बेटा डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर याद करूं तो मैं सुबह लॉ पढ़ता था, दिन में उसका रिवीजन करता था, शाम को जीके जीएस पढ़ता था, फिर शाम मतलब जो रात होती थी उसमें लिखता था और टेस्ट वगैरह पीवाईक्यू करता था, और फिर हर हफ्ते वीकली टेस्ट के लिए जाता था। करंट अफेयर मैंने डेली बेसिस पर आपको बताया कि प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ता था। क्योंकि जो मेरी कंसिस्टेंसी है, जो मेरा एजुकेटर बता रहा है, सीनियर बता रहा है, सक्सेसफुल एस्पिरेंट बता रहा है, जो मैंने एक रूटीन बनाया, जो मेरी कंसिस्टेंसी है, वही एग्जाम की इंटेंसिटी को बीट कर सकती है। एग्जाम बड़ा इंटेंस होने वाला है, लेकिन मेरा जो नियम है वो एग्जाम की इंटेंसिटी को बीट कर देगा। तो मेरे पास मेरी पढ़ाई जितना भी फॉर्मेट है, जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है, आईपीसी है, सीआरपीसी, एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट अफेयर, मुझे पता है मुझे कब क्या पढ़ना है। अगर आज ये पढ़ना है तो कल वो पढ़ना है, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरे पास डेडिकेटेड रिवीजन टाइम होना चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल आइटम है, इसके साथ कुछ भी हो जाए समझौता करना ही मत, भले तुम्हारा पाठ्यक्रम सिलेबस इनकम्प्लीट रहे। मुझे बेटा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं सोचना, कम पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, क्लैरिटी और स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे, सफल हो जाएंगे। पीएचडी नहीं कर रहे, तुम्हें अभियोजन अधिकारी बनना है, तो जो बनना है उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाना है। तो जो डिसिप्लिन है बेटा वो नॉन नेगोशिएबल है। लाख तुम्हारे घर में शादी हो, लाख जरूरी कहीं जाना हो, कह दो भैया मैं नहीं जा सकता, मुझे अपने नियम को अगले 2-3 महीने फॉलो करना है, तभी यूपी एपीओ मेंस निकलेगा। एग्जाम के दौरान हमें क्या करना है? देखो कुछ नहीं करना। जो सबसे आसान क्वेश्चन आपको मिलता है, आप मुझसे पूछोगे कि सर आपने कैसे मेंस क्वालिफाई किया? एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जो सबसे आसान क्वेश्चन है आपको वो सबसे पहले करना है, क्योंकि उसमें सबसे बढ़िया कमांड है, सबसे बढ़िया लिखोगे आप उसे, सबसे ज्यादा नंबर पाओगे। आपको टाइम लिमिट को ब्रीच नहीं करना। एक सवाल पे एपी सर ने कहा 18 मिनट मिलते हैं, मैं 17 मिनट ही मानूंगा। 17 मिनट के अंदर सिनॉप्सिस बनाऊंगा कि क्या 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 लिखना है रफ में, जो मैं बताता हूं आपको। 17 मिनट के अंदर ही पूरा आंसर फ्रेम करूंगा स्ट्रक्चर क्लैरिटी के साथ। बिल्कुल घबराऊंगा नहीं, सोचूंगा नहीं क्या लिखना क्या निकला। अरे भाई तैयारी किस बात की 3 महीने किए हो। और इस विषय में बेटा सबसे ज्यादा मदद आपकी करेगा टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप लगातार 10 बार 20 बार 25 बार एग्जाम देने के पहले एग्जाम जैसे माहौल में उस प्रेशर में बैठ के आए हो। ठीक है, गोल्डन रूल बता रहा हूं, अगर आपका पेपर कंप्लीट हुआ, अगर सारे आंसर परफेक्ट हैं, तभी आपका मेंस निकलेगा, तभी मेरिटोरियस बनोगे, तभी आगे जाके रैंक मिलेगी, और तभी आगे जाके बेटा एडिशनल डायरेक्टर बन सकते हो। नहीं तो सिलेक्शन अगर पीछे पड़े हो मेरिट में, एपीओ बन जाओगे, लेकिन फिर तो भविष्य नहीं। मौका है, समझाने वाला व्यक्ति अच्छा में बता रहा है, तो हम क्यों नहीं मेरिटोरियस बनेंगे। आप देखिए मैंने क्या लिखा। सबसे पहले आसान क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बहुत ज्यादा सोचो मत किसी आंसर को लिखने में, पेपर कंप्लीट करो। आपने 80% बहुत अच्छा लिखा, 20% पेपर छोड़ दिया। मैं तो कहता हूं 90% आपने परफेक्ट आंसर लिखा, 10% पेपर आपसे छूट गया, क्योंकि आप इस पर सारा टाइम दे दिए। आपका सिलेक्शन बेटा क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ जाएगा। आपको पूरा पेपर करना है, सवाल नहीं छोड़ना है, जो लिखना है वो परफेक्टली लिखना है। ये एक दिन में नहीं आता, ये बाय द टाइमिंग आता है। तो अब आप सोचिए, आप समझिए, एपी सर अगर सफल हुए तो एपी सर का जो फाइनल कॉल होगी वो क्या होगी। आपको यह समझना होगा कि एपी सर की रणनीति कई चरणों में बटी हुई थी। कैसे बेटा बटी थी? एपी सर ने सबसे पहले पीवाईक्यू पे काम किया। एपी सर ने बहुत सारी किताबों का नाम नहीं लिया, एपी सर ने लिमिटेड बुक पर काम किया। एपी सर ने एक मैगजीन उठाई, वो कॉम्प्रिहेंसिव थी। एपी सर लगातार 2 से 3 आंसर लिखते रहे। टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन की, लगातार उस प्रेशर में खुद को तैयार करते रहे, रिवीजन नहीं छोड़ा। रात को सोने जाता था, आंख बंद करके लेटा हूं, आंख बंद करके किसी आंसर का रिवीजन करता था, जो मैं आप लोगों को बताता भी हूं। जो मेरे बैच के बच्चे उन्हें पता, यही तो सर बताते हैं, आंख बंद करके रिकॉल करो, क्योंकि अगर राइट सिस्टम है बेटा तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो कोई आपको सफल नहीं बना सकता। अब अगले 2 से 3 मिनट जो सबसे महत्वपूर्ण है, सर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ?
आप तो हम लोगों को पढ़ाते हैं, बढ़िया वक्ता हैं, बढ़िया वकील हैं, आपके सानिध्य में इतने बच्चों ने सफलता, आप काहे नहीं एपीओ बन गए? नहीं बन पाए यार, नहीं ले पाए फाइनल सिलेक्शन। उसका कारण भी बताता हूं, जीके मजबूत नहीं था, हिंदी वीक थी मेरी। और सबसे बड़ी बात है बेटा, जीके और हिंदी के बगैर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, लाख आपका लॉ अच्छा हो, यकीन मान लो। और दूसरी मेरी सबसे बड़ी गलती, मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई। मतलब 2022 के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था, आपको पता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। यार असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, सरकारी नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया और बच्चों का सम्मान मिला, खूब काम करने का मौका मिला। वो जो तैयारी का फेज है वो टूट गया। मैं फील करता हूं, भले 2022 के बाद, मैंने तो 2022 में जे वाला भी दिया था, उसमें भी क्वालिफाई किया था, आपको पता है, यूपी एपीओ भी दिया। मैं फील करता हूं भले यूपी में नहीं आया, तैयारी करते कहीं और सिलेक्ट हो जाते। तो मेरी गलती से सीखो, जो खड़ा है अगर उसने गलती की तो वही तो बता सकता है। भैया जीके जीएस इग्नोर मत करो, हिंदी को इग्नोर मत करो, जितना लॉ पर काम करो उतना ही जीके जीएस करंट अफेयर हिंदी पर काम करो। और रुकना मत, जो बच्चे प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाए, मैंने कहा ना रुकना मत, रुक जाओगे वहीं खत्म हो जाओगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी से बेटा जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी सफलता प्राप्त कर सकता है, इनकंसिस्टेंसी से बहुत 30 मार्का स्टूडेंट है बेटा वो भी बाहर हो जाएगा रेस से। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, स्ट्रेटेजी फॉलो करो, मिस्टेक रिपीट्स मत करो, जीके पर काम करो, हिंदी पर काम करो, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, प्रतिदिन आपको आंसर राइटिंग करनी है। और बेटा रुकना मत, क्योंकि सिलेक्शन याद रखना बेटा टैलेंट से नहीं होता, किसी से पूछ लो, सिलेक्शन अगर होता है तो वो कंसिस्टेंसी से होता है, परसिवरेंस से होता है। यही मैंने आपके लिए लिखा कंप्लीट फ्रेमवर्क में, लिमिटेड सोर्स पर काम करना, डेली आंसर राइटिंग करना, एग्जाम मोड सिमुलेशन में खुद को तैयार करना, डेली टारगेट खुद के लिए तैयार करना, जो रिवीजन साइकिल है उसे कभी ना टूटने देना। जितना रिवीजन करोगे, जितना लिखोगे, जितना डेली टारगेट अचीव करोगे, उतने ही सफल बनोगे। हमारा मेन सक्सेस बैच बेटा लाइव है, मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। इस समय हम लोग लोकल लॉस पर काम कर रहे हैं, 3,999 रुपए, इट इज अप टू यू। और 1-2 दिन के अंदर जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो भी आ जाएगी। तो मैं मानता हूं कि बिना प्रॉपर गाइडेंस के नहीं हो पाता सिलेक्शन, समय लगता है ना, समय लगता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी गलतियों से सीखो। मैंने जो विषय आपके सामने रखे, आप उसे बेटा क्या करो, आप उसे बेटा फॉलो करो। अगर फॉलो करोगे तो आप सफल बन जाओगे, नहीं फॉलो करोगे तो फिर अगले अटेम्प्ट के लिए खुद को आगे बढ़ोगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज के लॉन्च में मिलेंगे, लगातार यूपी एपीओ में जिस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं करेंगे। सैकड़ों बच्चे सफल हुए, फाइनल रिजल्ट भी आपको देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।